हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएम कोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे क्या हमें जेंगो फ्रेमवर्क पे वर्क करने से पहले पाइथन आनी चाहिए। तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। डू यू नीड टू लर्न पाइथन फर्स्ट बिफोर यू टेक ऑन जेंगो। तो चलिए आज हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जेंगो क्या होता है। जेंगो इज़ अ ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। जेंगो एक ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन पर लिखा गया है, पाइथन लैंग्वेज पर लिखा गया है। जेंगो इज अ हाई लेवल पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट इनेबल्स रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर एंड मेंटेनेबल वेबसाइट्स। तो जेंगो हमारा एक हाई लेवल पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिक्योरली कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट्स को मेंटेन कर सकते हैं अच्छी तरह से। A framework is nothing more than a collection of modules that make development easier. फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता है, फ्रेमवर्क एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप आसानी से कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हो, बहुत आसानी से आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? आपका कलेक्शन होता है बहुत सारे मॉड्यूल्स का। Django emphasizes the reusability and pluggability of components to ensure rapid development. Django क्या होता है? Django की हेल्प से आप इसके अंदर बहुत इसका मतलब बेनिफिट्स होते हैं कि आप इसके अंदर रीयूजेबिलिटी होती है, आप कोड को रीयूज कर सकते हो, प्लगेबिलिटी होती है उसके कंपोनेंट्स की, जिसकी हेल्प से आप इसके अंदर रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली जब भी आपको Django पे वर्क करना है, Django फ्रेमवर्क पे आप काम करना चाहते हैं, तो आपको पाइथन आनी चाहिए क्योंकि ये पाइथन का ही एक वेब फ्रेमवर्क है। तो इसलिए आपको जो भी इसके अंदर हम सिंटेक्स लिखते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो पाइथन लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसलिए अगर आप Django फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हैं तो आपको पाइथन तो पढ़नी ही पड़ेगी। चलो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। Django was designed and developed by Lawrence General Word in 2003 and publicly released under BSD license in July 2005. Currently BSF यानी कि Django Software Foundation maintain its development and release cycle. तो ये किसने डिज़ाइन और डेवलप किया था? लॉरेंस जर्नल वर्ड ने 2003 में। एंड जो इसका पब्लिक रिलीज़ हुआ था, इसके जो लाइसेंस के बेसिस पे जो इसको रिलीज़ किया गया था वो 2005 में किया गया था। एंड आगे अब जो भी उसके नए वर्जन्स आते हैं वो करंटली वो आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। Django was released on 21 जुलाई 2005 में रिलीज़ हुआ था, 21 जुलाई 2005। Its currently stable version is 2.0.3 was released on 6 मार्च 2018। जो इसका फर्स्ट करंटली वर्जन था, जो इसका करंट स्टेबल वर्जन था 2.0.3 था, जो कि कब रिलीज़ हुआ था? 6 मार्च 2018 में इसको रिलीज़ किया गया था। तो ये Django के बारे में मैंने आपको बताया कि Django क्या है, फ्रेमवर्क है, पाइथन का फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क क्या होता है? कुछ नहीं होता है, एक कलेक्शन होता है आपके बहुत सारे मॉड्यूल्स का, जिसकी हेल्प से आप काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, आप रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट का। एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना। तो अब आपको Django फ्रेमवर्क पे वर्क करना है तो आपको पाइथन आनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना आपको बेसिक आना चाहिए पाइथन का अगर आपको Django फ्रेमवर्क पे काम करना है। तो पाइथन का बेसिक्स कौन कौन से टॉपिक आपको आने चाहिए? आपको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स किस तरह से हम डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन करते हैं। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक पार्ट होता है। एंड आपको डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए कि हम इसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। जैसे कि इसके अंदर नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। जैसे नंबर आपको पता होगा, नंबर हो गए जो डेसिमल वाले होते हैं उनको हम फ्लोट बोलते हैं, जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं वो इंटीजर में आते हैं, बाकी जो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग को हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। एंड आपकी लिस्ट होती है, लिस्ट के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के हम इसमें डेटा पास कराते हैं। तो जब भी आप Django पे वर्क करोगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है जिसके अंदर हम ब्रांचिंग एंड डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे कि आपका सिंपल इफ़ एल्स, एंड इफ़। तो ये सब जो होती है हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहलाती हैं। तो अगर आपको कहीं पे कंडीशन यूज़ करनी है तो आपको आना चाहिए कि आप इफ़ और एल्स की कंडीशन को किस तरह से लगाएंगे।
अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है, अगर एल्स की कंडीशन ट्रू होती, ओ सॉरी, इफ़ की अगर फॉल्स हो गई देन आपका एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो इसका आपको बेसिक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पाइथन में। एंड देन आपको लूप के बारे में पता होना चाहिए। हमारे दो तरह के लूप होते हैं, फोर लूप एंड वाइल लूप। तो आपको लूप के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फोर लूप क्या करता है, वाइल लूप क्या करता है, किस तरह से इनके सिंटेक्स जो है वो लिखे जाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे लूपिंग की ज़रूरत होगी तो आपको लूप का के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी। और देखते हैं क्या आपको और आना चाहिए। तो आपको फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम पाइथन के अंदर फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से बनाते हैं, और उसके अंदर कौन कौन से, मतलब डेफ कीवर्ड होता है एक, जिसकी हेल्प से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। एंड हमारे दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक पैरामीटराइज एंड नॉन पैरामीटराइज। जो पैरामीटराइज होता है उसके अंदर हम पैरामीटर्स पास कराते हैं, और जो नॉन पैरामीटराइज होता है उस फंक्शन में हम कोई भी पैरामीटर्स नहीं देते हैं। तो फंक्शंस आना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप जैंगो फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो उसके अंदर हमारी एक views.py की फाइल होती है। तो उसके अंदर हमें फंक्शंस बनाने होते हैं व्यूज़ के। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में किस तरह से कोड लिखा जाता है फंक्शन का, तभी आप जैंगो फ्रेमवर्क में फंक्शंस बना पाएंगे, अपने व्यू फाइल के अंदर फंक्शंस को लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, डेकोरेटर्स ऑप्शनल है, अगर आप सीख लेते तो ज़्यादा अच्छा है। जब आप अपनी कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर आपको कोई हाई सिक्योरिटी लगानी है तो आप वहाँ पे डेकोरेटर्स यूज़ करते हैं। डेकोरेटर्स भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना है। एंड देन पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस आपका कलेक्शन होता है सारे मॉड्यूल्स का। तो आपको पता होना चाहिए कि पैकेजेस को हम कैसे मतलब पैकेजेस के अंदर जो मॉड्यूल्स हैं उसको हम कैसे इंपोर्ट कराते हैं। तो ये सब आपको पाइथन में ही सीखना पड़ेगा कि किस तरह से मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कराया जाता है, तभी आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करा पाओगे अपने जैंगो फ्रेमवर्क में। बिकॉज जो भी उसके अंदर सिंटेक्स लिखा जाता है वो सब पाइथन का ही लिखा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो पाइथन लैंग्वेज है उसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमें बहुत हाई स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज मिलती हैं। तो उन लाइब्रेरीज को हम यूज़ करते हैं, उन्हीं के हेल्प से हम आसानी से इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या होता है। ये आपकी लाइब्रेरी क्या होती है एंड आपका फ्रेमवर्क क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये आपको पता लगेगा जब आप इसको सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको इनका डिफरेंस भी आपको अच्छे से पता लग सकेगा। और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी आपको थोड़े आइडिया होना चाहिए जब आप जैंगो पे काम करना शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट होता है उप्स का। पाइथन क्या है? वो भी हमारी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं। तो आप क्लासेस और ऑब्जेक्ट, अगर आप इस पे वर्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से क्लासेस बनाई जाती हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। जब आप जैंगो फ्रेमवर्क पे काम करेंगे और उसके अंदर आप कोई मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें क्लासेस बनानी होती हैं। तो इसलिए आपको पाइथन में पहले पढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से हम क्लासेस को बनाते हैं, तभी आप जैंगो फ्रेमवर्क में आप मॉडल्स के अंदर अपनी क्लासेस बना पाएंगे। तभी आपका जो डेटा है वो डेटाबेस से लिंक होगा, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने की भी ज़रूरत है। एंड उप्स पैराडिगम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या है, क्या क्या नहीं होते हैं। एंड इसके अंदर कुछ हमारे स्पेशल मेथड्स होते हैं। पाइथन में जिस भी मेथड के आगे ऐसे दो अंडरस्कोर लगे होते हैं एंड पीछे दो अंडरस्कोर लगे होते हैं वो हमारे स्पेशल मेथड कहलाते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे स्पेशल मेथड्स होते हैं। ओके, तो इनिट हमारा एक स्पेशल मेथड होता है। तो जब भी हम पाइथन में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो हम इनिट मेथड यूज़ करते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास के अंदर। तो ये आपको पाइथन में ही पढ़ने को मिलेगा। तो पहले इसीलिए आपको पाइथन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड डिफरेंस बिटवीन इंस्टांस एंड क्लास। क्लास और इंस्टांस में क्या डिफरेंस होता है, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप वर्क करोगे तो आप क्लास बना रहे हो, फिर उसके इंस्टांस क्रिएट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासेस क्या होती हैं और इंस्टांस क्या होते हैं। तो ये आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। एंड देन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन अ क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है तो वो हमारी इनहेरिटेंस कहलाता है। आप एक क्लास की प्रॉपर्टी किसी दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हो तो वो आपका इनहेरिटेंस कहलाता है। तो ये जब भी आप यूज़ करोगे कहीं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कोड लिखा जाता है, किस तरह से हम एक क्लास को इनहेरिट कराते हैं किसी दूसरी क्लास में। तो इसलिए आपको इनहेरिटेंस भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
एंड आपके कुछ क्लास के मेथड्स होते हैं, क्या क्या हम उसके अंदर मेथड्स यूज़ करते हैं, किस तरह से मेथड्स क्रिएट करते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सारे जो टॉपिक्स थे ये हमारे पाइथन के बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं तो आपको इनकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, वरना आप जेंगो फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब अगर आपको इतने टॉपिक्स आ गए अच्छे से किस तरह से कोड लिखा जाता है, देन आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं आपके जेंगो फ्रेमवर्क पे। तो ये था आज थोड़ा सा डिस्कशन कि हमें क्यों ज़रूरत है पाइथन पढ़ने की अगर हम जेंगो पे काम करना चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।